हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए रिप्लेस ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर का नया एपिसोड। एंड आई एम सो सॉरी फॉर येस्टरडे। मुझे लगा था मैं एपिसोड दे दूँगी बट मेरे होठ कट गए थे, दैट्स वाई मैं बोल नहीं पा रही थी। और आज भी बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूँगी हैंडल। तो चलिए प्यारी प्यारी इस बातों के साथ शुरू करते अपनी कहानी को। इस वक्त त्रिशा, जो कि जैसे ही अपनी चोरी को पकड़ाया हुआ देखती है, वो एकदम से अपने चेहरे को झुका ली थी और यूं इस तरह से उसको इतना सैड देख कर के शिवाय भी उससे पूछते हैं, ठीक हो तुम? क्या बात है? अविराज को देख रही थी, वो भी इस तरह से। त्रिशा धीरे से अपने चेहरे को बिना में हिला करके वहां से जा पाती, लेकिन तब तक पीछे से जा रही लावण्या को उसने देख लिया था, जो कि अभी अभी कैबिन से बाहर निकली थी, जिससे और ज्यादा उसका दिल पता नहीं क्यों जलना शुरू हो गया था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। और फाइनली अब अविराज भी बाहर की तरफ आ चुके थे। उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर सिर्फ त्रिशा ही होगी, लेकिन यहाँ पर तो शिवाय भी मौजूद थे, जिसे देखते ही सबसे पहले तो वो त्रिशा से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास में जाओ, लेक्चर है तुम्हारा। और फिर वो शिवाय की तरफ घूरते हुए कहते हैं, मना किया था ना, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, बीवी है वो मेरी। शिवाय जो अविराज की तरफ घूरते हुए कहते हैं, पहले तू बता कि तूने ऐसा क्या किया है, इतना क्यों परेशान है वो? बेचारी आराम से अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए क्लास के अंदर जा चुकी थी। ऐसा लगता जैसे कि वो कितना ज़्यादा गुमसुम हो चुकी है और कितना ज़्यादा परेशान है अंदर से, और बेचारी इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। वहीं लावण्या, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इवन पूरा क्लास ही आज बहुत ज़्यादा खुश था, इवन बॉयज़ भी खुश थे कि चलो आज सर का मूड अच्छा था जो हम लोगों से कुछ पूछा नहीं, वरना पता नहीं कितना सुनाते। लेकिन सिर्फ अगर कोई सैड था तो वो थी त्रिशा, जिसको इस वक्त कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था, क्योंकि सारा और नताशा तो अपने में ही व्यस्त हो चुकी थी और आपस में ही बातें किए जा रही थी। हाथ सर वहाँ के क्या सही लग रहे थे, नहीं? उफ यार, और अभी शिवाय सर का क्लास है। बस वो फिजियोलॉजी के टीचर अगर चेंज हो जाते ना, तो हमारे तो पूरे प्रोफेसर ही उफ 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 मॉडल लगते हैं सबके सब। थोड़ी देर में अब शिवाय भी आ गए थे क्लास में, जो कि रह रहकर नोटिस तो कर रहे थे कि त्रिशा का मूड ऑफ है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं। और बस त्रिशा, जो कि चुपचाप आज अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह क्लास पे ध्यान लगाई हुई थी, या यूं कहने कि उसका तो कहीं ध्यान ही नहीं था। फाइनली छुट्टी होती है और त्रिशा अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। तभी अविराज उसकी कलाई पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ होश है, उधर कहाँ जा रही हो? गाड़ी इधर है, चलो। वो किसी रोबोट की तरह लग रही थी, मशीन, जैसे कि अविराज जिस तरफ उसे घुमाएंगे उस तरफ वो चली जाएगी। उसे इतना ज़्यादा बेहाल हालत में नहीं देखा जा रहा था अविराज से, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उसे पैसेंजर सीट पर लाकर बैठाते और फिर आराम से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और ड्राइव करते करते वो त्रिशा की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी आज? तुमसे क्वेश्चन नहीं किया, इस वजह से परेशान हो? लेकिन त्रिशा कुछ नहीं बोलती, बस अपने फ़ोन को अपने हाथ में ले रही थी और यूं ही बस अपने फ़ोन को स्क्रॉल किया जा रही थी। अविराज की तो बातें जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रही हूँ। हाँ, ये तो लगती है हमेशा चैटर बॉक्स बनी हुई लड़की आज इतना ज़्यादा गुमसुम और शांत है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। और फाइनली वो लोग अब मेंशन पहुंच चुके थे, जहाँ से त्रिशा बड़े आराम से नीचे उतर जाती है और धीरे धीरे अपने बैग को पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि या तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हो, या तो फिर उसका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा हो कि उससे चला भी ना जा रहा हो ठीक से। अब फाइनली अविराज भी मेंशन के अंदर आ चुके थे, लेकिन त्रिशा, जो कि अभी भी बाहर धीरे धीरे चलते जा रही थी। मेन गेट जहाँ पर अभी उनकी गाड़ी पार्क हुई थी, वहाँ से उनके एक्चुअल मेंशन के डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, जिसमें पहुँचने में उसको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा था। लेकिन अविराज, जो कि अंदर नहीं जाते जब तक त्रिशा उनके ठीक साथ अपने कदमों को नहीं मिलाकर चलती। वो उसका वहीं वेट कर रहे थे। और तभी यहाँ पर चल रही थी लड़ाई, लगातार नूर और आरोही में। नूर एक तरफ से कुछ फेंक कर मारती, तो वहीं दूसरी तरफ से आरोही जी भी। अभी उसके हाथ में एक संतरा था, जो कि अभी वो जैसे आरोही की तरफ फेंक कर मारी थी, वो देखती है कि आरोही तो नीचे की तरफ झुक गई और जिसको वो संतरा जाकर लगने वाला था वो थे अविराज। लेकिन उससे पहले उन्होंने उस संतरे को अपने हाथ से कैच कर लिया था। तभी नूर जल्दी से खड़ी होती है और जोर से अपने कानों को पकड़ते हुए 2-3 बार झुकते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी, वो मेरे से गलती हो गई। तभी अविराज ने जैसे ही नूर को घूरा था, वो तुरंत ही सोफा पर खड़ी होती और जल्दी से अपने कान को पकड़ती और फिर लगातार किसी कोरियन की तरह वो झुकना शुरू कर दी थी, जैसे कि वो कितना ज्यादा ही गिल्ट में हो। अविराज उसको इस तरह हरकतें करता देख करके पहले तो थोड़ा देर उस संतरे को दबाए थे और फिर जोर से उसे एक साइड में फेंकते हुए कहते हैं, मेरा पूरा खानदान ही पागल हो गया है। और फिर वो देखते त्रिशा की तरफ, जो कि फाइनली अब आ चुकी थी उनके ठीक बगल में।
और वो तो उनको एक बार भी देखी तक नहीं थी। अभी तो अपना हाथ आगे बढ़ाए थे कि वो तृषा का हाथ पकड़कर चले, लेकिन तृषा तो बस चुपचाप गुमसुम तरीके से अब अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अर्चना जी आकर के तृषा के सामने खड़े होते हुए कहती हैं, आ गई मेरी बच्चे, तुम्हारी तो रोज नजर उतारने का मन करता है और मैं तो ऐसा ही करूंगी अब। तुम एक काम करो, नहा कर आओ, उसके बाद से तुम्हारी नजर उतार देती हूँ, ठीक है? तृषा ने बस अपने चेहरे को हल्का सा हाँ मिला दिया था और फिर वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। उसको इतना शांत शांत देख करके आरोही जी, जो कि अविराज से पूछती हैं, क्या बात है, ठीक है ना वो? लेकिन अविराज इसका कोई जवाब नहीं दिए थे। अर्चना जी भी यही सवाल करती हैं, आज तृषा को क्या हुआ है, बात क्यों नहीं करी हमसे? अविराज जो कि अपने फोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हर चीज मुझे नहीं पता होती है, हस्बैंड है उसका, उसकी आत्मा नहीं हो जो सब कुछ जान जाऊंगा। और ये बोलकर वो अपने कमरे में जा चुके थे, जहाँ तृषा जैसे ही कमरे के अंदर आए थे वो काफी ज्यादा हैरान थे कि इस वक्त ये लड़की कर क्या रही है। वो अपने बैग को एक साइड में रखी थी और अपनी सारी बुक्स को बेड पर फैलाए हुए पढ़ना शुरू कर दी थी, वो भी कॉलेज से आते ही। अजीब थी ये, समझ से बाहर थी अविराज के। और अविराज जो कि अभी तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता था कि मैडम जी का मूड अभी ऑफ है, वो कुछ भी बोलेंगे तो तृषा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अविराज जो अपने बाथरूम से बाहर आ चुके थे और अपने बालों को सुखाते हुए भी वो इस वक्त देखे जा रहे थे कि किस तरह से तृषा अपने हाथों को लगातार चलाए जा रही है। नोट्स बना रही थी तो कभी बुक को पढ़ती, तो फिर कभी नोट्स बनाती, फिर उस नोट्स को रिवाइज करती। आज अविराज उसे भी बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा देर वो उसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। वो अपने स्टडी में जा चुके थे। लगभग आधे घंटे बाद वो वापस लौटे थे और देखते हैं कि अभी भी मैडम जी उसी तरह से पढ़ाई किए जा रही हैं। आज नूर जो कि खुद ही उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आने वाली थी, लेकिन आज पहले ही नूर को रोकते हुए कहते हैं, अभी तृषा बाहर नहीं आएगी, उसके लिए खाना भिजवा दो कमरे में, और मेरे लिए भी। और ये बोलकर वो दरवाजे को बंद कर चुके थे और अपने लैपटॉप को अपने हाथों में लिए हुए काउच पर बैठ करके लगातार अपनी मैडम जी को देख रहे थे कि आखिर ये क्या लड़की है, कितनी ज्यादा डिफरेंट है और इसे समझना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनता जा रहा है फिर आज के लिए। फाइनली अब खाना आ चुका था उन लोगों के रूम में। अविराज उन दोनों प्लेट्स को अपने हाथ में लेते हैं और उसे ले जाकर टेबल पर रखते हुए धीरे से कहते हैं, खाना आ गया मैडम, खा लीजिए। लेकिन तृषा कुछ भी नहीं बोलती, बस वो में जवाब देकर के फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। और उसको इतना ज्यादा इस वक्त बुक्स में लगा देकर कि अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, तृषा पहले खाना खा लो फिर पढ़ लेना। लेकिन तृषा इस बात पर धीरे से कहती है, मैंने कहा ना अभी मुझे भूख। लेकिन उससे पहले ही अविराज जा करके उसके ठीक सामने पहुंच चुके थे और उसको अपने हाथ से खाना खिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, नहीं खाना है ना खुद से, कोई बात नहीं, मैं खिलाता हूँ तुम्हें। अभी भी वो अपनी नजरों को तो बस बुक पर ही गड़ाई हुई थी, जैसे कि उसके लिए अभी अविराज एक्सिस्ट ही ना करते हो। इतनी बुरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अविराज जो खुद से कहते हैं, बदला ले रही, वो भी इतना खतरनाक तरीके से। चलो कोई नहीं, तुम्हारा हक बनता है, मैंने भी बहुत परेशान कर दिया आज कॉलेज में। उसे लगातार अपने हाथ से खाना खिलाया जा रहे थे और फाइनली तृषा का जब पेट भर जाता है वो अपना हाथ दिखाते कहती है, बस हो गया, अब नहीं खाऊंगी। अविराज भी वहां से उठ चुके थे और आज उन दोनों के बीच ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पाती। अविराज का भी मन नहीं करता खाना खाने का, जिससे वो अब दोनों प्लेट्स को स्टाफ से ले जाने के लिए बोल दिए थे। तृषा ने ध्यान भी नहीं दिया था कि अविराज ने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो बस अपने काउच पर बैठ करके अपने लापी को देखते तो कभी तृषा को, और उसकी हरकतें और जिस तरह से वो अपनी नजरों को सिर्फ बुक पर गड़ाई हुई है, एक बार भी अविराज की तरफ देख तक नहीं रही है। बस वो वहां से तुरंत ही निकलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि और देर तक क्यों तृषा का चुप रहना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वैसे तो उन्हें अच्छा ही लगता था जब उनके सामने कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता था तो, लेकिन न जाने क्यों तृषा के साथ कुछ अजीब से एक्सेप्शंस थी उनकी लाइफ में। वो जब बोलती थी तो भले अविराज ऐसा दिखाते थे कि उन्हें चिढ़ हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अच्छा ही लगता था उन्हें तृषा की वो चटर पटर वाली बातें, जो कि आज वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। वो अपने कपड़े को चेंज करते हुए अब ऑफिस की तरफ निकल चुके थे, क्योंकि आज वो घर पर रहते तो उनका दिमाग फट जाता। और ऑफिस में भी आज वो काम कर रहे थे, लेकिन बार बार तृषा के बारे में सोचते हुए ही। जब भी अपने कैबिन में जाते तो तुरंत ही कैमरा ऑन करके चेक करते कि उनकी मैडम कुछ तो और हरकतें करे, लेकिन नहीं, वो उसी पोजीशन में बैठे हुए लगातार बस बुक्स, नोट्स और अपने पढ़ाई में लगी हुई थी। उसके रूम में अगर कोई आता उसके बावजूद भी वो ज्यादा उन लोगों से भी बात नहीं करती।
मृदुल भी उसके कमरे में आई थी कॉफी लेकर, लेकिन वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, अभी कॉफी नहीं पी सकती हूँ, कुछ नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद आप जाइए और बोल दीजिएगा कोई मेरे रूम में ना आए। मृदुल को अच्छे से समझ में आ रहा था कि त्रिशा के अंदर इस वक्त कौन सी तूफान चल रही है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पूरी तरह से शांति है। वो जाकर के प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहती है, त्रिशु बच्चा तो फिर से वो सब मत फील कर प्लीज, तुझे पता है ना तेरे इस रूप से मुझे बहुत डर लगता है। त्रिशा जो कि इस वक्त बिल्कुल सीरियस थी और अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए कहती है, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, बस पढ़ाई कर रही हूँ। कोई अगर गैर होता तो समझ नहीं पाता कि क्या वाकई ही त्रिशा बाकी दिनों वाली त्रिशा ही है या फिर बदल गई है। हाँ, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रही थी। ना उसे कोई गुस्सा आ रहा था, ना ही वो सैड थी, बस लगातार पढ़ते ही जा रही थी। तो जो कॉफी के मग को साइड पे रखती है और प्यार से त्रिशा की गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहती है, मेरी बहन है ना तू, हाँ कोई दिक्कत होगी तो मुझे तो कम से कम बताएगी ना, या फिर मुझे भी गैर बना लिया है तूने। तो जब भी परेशान होती थी मेरे पास आती थी त्रिशा। तभी त्रिशा खुद से कहती है, हाँ पर अब आप परेशान मत होइए, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, आप जाइए ना दीदू प्लीज, मुझे पढ़ाई करनी है। अब मृदुल भी और क्या कर पाती, वो भी वहां से चली जाती है और अविराज ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। वो फाइनली अपने काम को खत्म करते हैं और अपने घर को लौटे थे, लेकिन लगभग उन्हें लौटते लौटते रात के 10 बज गए थे। उनके ध्यान में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, त्रिशा कैसी होगी, क्या कर रही होगी, अभी भी बुक्स लेकर बैठी होगी। और अब उन्हें भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इतना भी क्या परेशान करना अविराज को। घर के अंदर जाते ही वो बिना किसी से मिले सबसे पहले अपने रूम में जाकर के त्रिशा को चेक करने वाले थे, और जैसे वो अंदर जाते हैं अभी भी वो लड़की बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में बैठे हुए पढ़ ही जा रही थी। अब अविराज को खुद ही फ्रस्ट्रेशन होती है और वे गहरी सांस भरते हैं और खुद से कहते हैं, नो आई शुडंट कंट्रोल, बहुत हो रहा है इसका। और वो अचानक ही उसके हाथ से पेन छीने थे, जिसे एक साइड में फेंकते हैं और फिर बुक को भी, और जोर से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो। तभी त्रिशा बहुत ही धीरे आवाज में जवाब देती हुई कहती है, मैं तो बस पढ़ाई कर रही थी, कोई दिक्कत है क्या। उसको इतना सॉफ्टली बात करता सुनकर अविराज कहते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर। त्रिशा इस बात पर धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं मुझे गुस्सा क्यों आएगा, मैं तो ठीक हूँ। अविराज ये सुनकर कहते हैं, मैंने क्लास में सारी लड़कियों का नाम लिया, तुम्हारा नाम नहीं लिया, इस वजह से ये रिवेंज ले रही है मुझसे। इस बात पर भी त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी का भी नाम ले, सच में मुझे क्यों दिक्कत होगी। ये सुनता ही अविनाश जो कि उसके कलाई को जोर से मरोड़ते हुए उसके बैग पर लगाते हुए कहते हैं, क्यों दिक्कत नहीं हो रही है, पति हूं तुम्हारा, दिक्कत होनी चाहिए तुम्हें, झगड़ा करो मुझसे। लेकिन इस सारी बातों का जवाब वो बस ना में दिए जा रही थी, वो भी सिर्फ अपने चेहरे को ना में हिलाकर, वो तो अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी। अविराज इन सारी बातों को सुन सुन करके फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, त्रिशा क्या हो गया है तुम्हें, क्या पढ़ाई कर रही थी तुम, हाँ बताओ मुझे, क्या पढ़ी हो, इतना देर तक कुछ तो याद हुआ होगा। त्रिशा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये हुआ ना सवाल, यही पूछना था आपको। आप देखिए मैंने ना ये पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 75 तक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, आप कहीं से भी पूछ लीजिए। और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं, मैंने एनाटॉमी भी पढ़ा है, आपका सब्जेक्ट है ना वो। अविराज जैसे ये सारी बातें सुनते हैं, त्रिशा के मुंह से पढ़ाई के बारे में इतनी सारी बातें निकल रही हैं और बाकी की चीजें तो जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर वो धीरे से कहते हैं, कॉफी पी तुमने। त्रिशा ये सुनकर चेहरे को ना मिलाकर कहती है, कॉफी कैसे पी थी, मन नहीं था, और फिर पढ़ाई करते करते कॉफी क्यों पीना है, जब नींद आएगी तो पी लूंगी, आप पूछ लीजिए ना। अविराज जो कि देखते हैं कि त्रिशा खुद ही उनको बुक दे रही है, जिसे वो बेड पर फेंकते हुए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पूछना है, पढ़ो तुम बैठ करके, और हाँ मेरे साइड का बेड खाली कर देना, मुझे सोना है। और ये बोलकर वो जा चुके थे। थोड़ी देर बाद वो अब अपने कमरे में वापस लौटते हैं और त्रिशा के इस हालत को देख देख करके पता नहीं क्यों उन्हें इतना ज्यादा इरिटेशन हो रहा था। वैसे तो उन्हें यही चाहिए था कि त्रिशा पढ़े, लेकिन आज वो पढ़ रही थी तब भी उन्हें बेचैनी से हो रही थी। वो आकर के अब आराम से बेड पर लेट चुके थे। वैसे तो वो खुद ही हमेशा सोया नहीं करते थे, लेकिन आज उन्हें कम से कम त्रिशा के पास रहने का कोई बहाना ही चाहिए था, तो इसी वजह से वो आकर लेट जाते हैं। त्रिशा भी बस चुपचाप बैठे हुए लगातार पढ़ते जा रही थी। लगभग रात के 2 बज चुके थे। त्रिशा जो कि अभी भी अपने नोट्स को ही कंप्लीट किए जा रही थी,
और ये देख कर कि अब जाकर अविराज जो कि अचानक उसके हाथ से दोबारा से पेन छीनते हुए कहते हैं, इट्स एनफ त्रिशा, क्यों मुझे इतना परेशान कर रही हो? कुछ बोलना है तो बोलो, तुम गुस्सा करना है वो भी करो, ऐसी हरकतें करना बंद करो। इस बात पर त्रिशा स्माइल करते हुए कहती है, आप कहते तो नहीं पढ़ती हूँ, पर मुझे सच में सब तैयार हो गया। अब तो 101 पेज तक पहुंच चुकी हूँ। अब देखिएगा, कल मुझसे अगर कोई सवाल करेगा ना तो मैं उसका जवाब अच्छे से दे पाऊंगी। अब मुझे सब कुछ आएगा, अच्छे से पढ़ूंगी और फर्स्ट रैंक आएगा मेरा। अविराज उसकी इन सारी बातों के बीच वो भारीपन महसूस कर पा रहे थे जो कि उसका दिल बयां करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्रिशा का दिमाग उसे छुपाने की। और अविराज उसके दिल और दिमाग के बीच हो रही उस सारे टेंशन को उसके चेहरे से भांप लिए थे। वो सबसे पहले उसके सारे बुक्स को खुद ही अपने हाथों से उठाकर ले जाकर स्टडी टेबल पर रखते हैं और फिर त्रिशा को आराम से लिटाते हुए कहते हैं, अब लेट जाओ, बहुत हो गई पढ़ाई। त्रिशा कहती है, मैं कोशिश करूंगी सुबह जल्दी उठो, फिर सुबह उठकर सब रिवाइज कर लूंगी। बस ये बोलकर कि वो करवट ले चुकी थी और दूसरी तरफ करवट लेकर के सो गई थी। अविराज जो कि अपने एल्बो से टिकते हुए इस वक्त उसी की तरफ घूम चुके थे और इस वक्त त्रिशा की सिर्फ उन्हें पीठ ही नजर आ रही थी, जिस पर वो धीरे से अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो बताती क्यों नहीं हो मैडम? इतना भी कौन तंग करता है? माना कि ज्यादा ही हर्ट करती हो तुम्हें, लेकिन जरूरी था तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा ना तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स कभी मुझसे शेयर ही नहीं करोगी। और वो भी अब अपनी आंखें बंद कर चुके थे, लेकिन वो आंखें बंद करते तो उन्हें नींद नहीं आती थी बिना स्लीपिंग पिल्स के। न जाने क्यों वो बार बार बस करवटें बदल रहे थे और इसी तरह से अब सुबह का वक्त हो जाता है, जहां त्रिशा लगभग 5 बजे उठ करके पढ़ाई दोबारा से शुरू कर चुकी थी। ऐसा लगता है जैसे वो पागल ही हो गई है। अविराज जो अभी जिम करने के लिए बाहर जा चुके थे और फाइनली वो जब 6 बजे वापस लौटे थे और देखते हैं कि त्रिशा मैडम आज खुद से उठ करके पढ़ाई कर रही हैं। अविराज उसके सर पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, नहा लो, उसके बाद से कॉलेज के लिए रेडी भी तो होना है। त्रिशा टाइम की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं वो तो मैं 7 बजे भी हो जाऊंगी, कॉलेज तो मुझे 8:30 बजे तक जाना है ना, 8 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। अविराज उससे कहते हैं, ओके, कुछ खाओगी? त्रिशा अपने चेहरे को नाम हिला देती है। अविराज उससे पूरा पीना, इस बात पर भी बस उसने अपने चेहरे को नाम हिला दिया था। अविराज जो अपने काम में लग चुके थे, लेकिन रह रह करके उनकी नजर बार बार त्रिशा पर जा रही थी और साथ ही अंदर से वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे त्रिशा की उस बचपना वाली आवाज को सुनने के लिए। वो उसकी हरकतें जो कि वो हमेशा अविनाश के साथ करके कभी अविनाश को इरिटेट करती और कभी खुद को मुसीबत में डाल लेती, लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। कितनी शांत पड़ गई थी उनकी बच्ची। वही अविनाश जो कि इस वक्त अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी थे। लगभग 1 घंटे के बाद फाइनली अब यह मीटिंग खत्म होती है और अब अविनाश जो कि त्रिशा को चेक करने के लिए गए थे कि वो मैडम जी अभी तैयार हुई या फिर अभी भी बुक्स लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी थी। अच्छे से तैयार होकर के उसने अपने बाल वगैरह को भी कॉम्ब कर लिया था और अभी भी वो अपनी बुक्स को लेकर के इधर उधर टहले जा रही थी। अविराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, त्रिशा बंद करो इसे, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तभी त्रिशा पूछती है, क्या हुआ, मैंने आपको तंग कर दिया क्या? सो सॉरी। अविराज उसके गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, तुम ऐसे नहीं देख सकता मैं, प्लीज रहम करो मुझ पर, कुछ बात करनी है तो बात करो मुझसे, ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? इस बात पर भी त्रिशा बस हल्का सा स्माइल करते कहती है, मैं सच में ठीक हूँ, बस मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, MBBS कोई मजाक थोड़ी ना है, और सिर्फ नीट निकालना कोई बड़ी डील नहीं होती है, MBBS भी पास करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से, और फिर अच्छे से पढ़ाई करके मुझे फॉरेन में डॉक्टर भी तो बनना है ना। ओ नो, मुझे तो आपका डॉक्टर बनना है ना, I mean, आपके हॉस्पिटल में। हाँ, तो मैं अच्छी डॉक्टर बनना चाहूँगी, ओके? और ये बोलकर वो अविराज की तरफ ही देखकर पूछ रही थी। अविराज भी बस अपने सर को हाँ मिलाते और कितना देर ऐसे गुमसुम रहने वाली थी उनकी त्रिशा, वो यही सोच सोच करके टेंशन में थे। आज उसने ब्रेकफास्ट भी ठीक से किया था कि अविराज को उसमें भी उसे कुछ भी बोलने का मौका ना मिले, लेकिन हाँ, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, बस हर बात पर हल्का सा बोल करके स्माइल कर देती। हाँ, उसकी हरकतें अजीब तो लग रही थी सबको, लेकिन इस बारे में कोई ज्यादा बोलता नहीं और ना ही कुछ सोचता है। बस समझ में आ गया था कि त्रिशा को हो सकता हो मूड ऑफ हो या फिर झगड़ा हुआ हो अविराज त्रिशा का, इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता था। फाइनली आज भी वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं और आज उसे हर क्वेश्चन का जवाब पता था। आज उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में था
और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वो तृषा नहीं रह गई। वो इस वक्त अविराज के क्लास में फर्स्ट बेंच पर ही बैठी थी, निहारिका के बगल में, क्योंकि अविराज ने उसे कल बोला था। हर दिन की तरह आज भी बस नॉर्मल क्लास थी और सारे बच्चे अब फाइनली छुट्टी के बाद अपने अपने घर को लौटते हैं। तृषा भी आराम से आकर पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी और अविराज, जो कि हर दिन की तरह उसे अपने साथ मेंशन की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन आज वो और ज्यादा इस लड़की को गुमसुम नहीं देख सकते थे। जैसे वो घर पहुंचती वो तुरंत अपने कमरे में जाकर के बैठ चुकी थी और जो भी कुछ उसे पढ़ाया गया था उसे रिवाइज करना शुरू कर दी थी। कुछ नोट्स जो कि अभी थोड़े बहुत इनकम्प्लीट रह गए थे उसे भी कंप्लीट करना। जिन सारी चीजों को नोटिस करते हुए फाइनली अविराज काफी गुस्से में अपने कोट को एक साइड में फेंकते हैं और जोर से तृषा को अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं, बंद करो ये सब, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, क्यों इतना परेशान कर रही हो मुझे। ये सुनते तृषा, जो कि हल्का सा अपनी आंखों में आंसू महसूस कर पा रही थी क्योंकि इस वक्त अविराज ने उससे कमर को काफी जोर से जकड़ लिया था, वो हल्का हल्का पीछे होते हुए कहती है, दर्द हो रहा है मुझे। अविराज, जो कि इतने सॉफ्ट उनको सुन करके आखिर कैसे और ज्यादा देर उसे हर्ट कर सकते थे, और फिर वो हल्का हल्का अपनी पकड़ को ढीला छोड़ते और फिर उससे कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, कुछ तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता तृषा। ये सुनते ही तृषा हल्का स्माइल करते हुए कहती है, आपको क्या प्रॉब्लम है, अब तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ ना, आपको तो यही चाहिए था। आई अंडरस्टैंड, सबको यही चाहिए मुझसे, मैं पढ़ाई करूँ, मैं अच्छी स्टूडेंट बनकर रहूँ और फिर मैं अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ। मेरे पापा को भी यही चाहिए था मुझसे और आपको भी, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, देखिएगा आप जैसा चाहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। ये सुनते हुए विराज कहते हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता तुम्हें, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे झगड़ा करो, तुम्हें गुस्सा है मुझ पर और तुम लड़ो मुझसे। तभी सुनकर तृषा कहती है, आपसे तो सब लोग इतना डरते हैं, मम्मी जी भी आपके सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। खैर मुझे नहीं पता, आपसे सब डरते तो मैं भी डरूंगी, और आपको तो ऐसा ही चाहिए था ना, आपको अच्छा लगता है जब लोग आपसे डरते हैं। तो ये सुनते ही विराज अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, तुम उन लोगों में से नहीं आती हो तृषा, तुम मुझसे बोलती हो, बातें करती हो, झगड़ा करती हो, मुझ पर नाराज होती हो और कभी कभी अपनी हरकतों से मुझे परेशान करती हो। मुझे वो वाली तृषा वापस दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और तभी सुनकर तृषा कहती है, अब वो तृषा वापस नहीं आएगी, पक्का प्रॉमिस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा इसी तरह से रहूं ताकि मैं सबको अच्छी लगूं। जब मैं बदमाशियां करती हूँ तो सबको गुस्सा आता है ना, और फिर मैं तो स्टूडेंट हूँ MBBS की, मुझे तो ऐसे ही रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब। और अब ऐसा ही होगा, देखिएगा आप, पूरे क्लास में ना मैं फर्स्ट रैंक पर आऊंगी। अविराज जैसे ही उसकी सारी बातें सुने थे वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और अपने हाथों को भी उसकी कमर से हटा चुके थे, और अब वो खुद पर ही गुस्सा करना चाह रहे थे कि आखिर इतना क्यों हर्ट कर दिया उस लड़की को। ऐसी वहां से तृषा जा पाती अविराज ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली थी और उसे धीरे धीरे करके अपनी तरफ लाते हुए कहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें पढ़ने के लिए, नहीं मैंने पढ़ने का, मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, MBBS तो मैं तुम्हें पास करवा ही दूंगा, ठीक है, अच्छी डॉक्टर बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही तृषा अपने हाथों को झटके से उनके हाथ से छुड़ाती है और फिर थोड़ा डरते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा वरना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको नहीं पता कुछ भी, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी ना तो मेरे घर वाले बहुत मारेंगे मुझे। जैसे उसने इतना बोला था अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि वो क्या बोलती है। वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ नहीं, ये मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वाले तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं, और पता है मेरी मम्मी तो हमेशा मेरी फेवरेट डिश बनाया करती थी और मुझे इतना प्यार करती थी। लेकिन तभी जोर से विराज ने उसे हक कर लिया था और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, बता भी दो ना अब सच, क्यों इतना छुपा रही हो मुझसे, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है। तभी तृषा धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाती है। अविराज उसके गालों पर अपने हाथों को रखे हुए थे और इस वक्त तो वो भी इमोशनल हो गए थे तृषा के इस हालत को देखकर। तृषा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और क्या बोल रहे हैं आप, कोई बात नहीं ऐसी, मुझे कुछ नहीं बताना आपको, मुझे पढ़ाई करनी, हटिए। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगी थी, लेकिन अविराज उसको जोर से पीछे से ग्रैब करते हुए कहते हैं, तृषा क्यों इतना झूठ बोलती हो, क्यों दिखाती हो कि तुम बहुत खुश हो, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर खुश होने की तो बताओ मुझे अपने वो प्रॉब्लम्स जो कि तुम किसी से शेयर नहीं करती, और अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो बताओ
मैं तुम्हारी सारी हिस्ट्री खोल कर रख देता हूँ। कितने बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई हो तुम, कितने बार फीवर चढ़ा है तुम्हें, और वो सब क्यों था? ऐसे ही, या फिर कोई वाकई तुम्हें घर पे मारता था? तब ये सुनकर त्रिशा कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। कौन कह रहा है हॉस्पिटल में एडमिट तो मैं कभी हुई नहीं। अब राजू से कहते हैं, हाँ क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कभी एडमिट किया नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी को जरूरत थी। इस आज की बातें हैं सीरत त्रिशा के दिल पर लग रही थी, और वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, आप ना ये सब मत बोला करिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए बात, ठीक है? किसी को नहीं पता चलना चाहिए, मुझे ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता। ये सुनते हुए विराज से कहते हैं, तो मुझसे बोलो ना, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे क्यों छुपाना है कोई बात? और मुझे सब पता है त्रिशा, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। त्रिशा कहती है, दूर रहिए मुझसे, पहले तो दूर रहिए। और मैं कह रही हूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी मत बोलिए, ठीक है? मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, और वो लोग मुझे कभी नहीं मारते, वो लोग मुझे हमेशा, मेरे पापा की प्रिंसेस थी मैं। ये सुनते विराज से कहते हैं, पता है मुझे तुम कितनी अच्छी लाइफ जियो, इसलिए मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बैठो यहाँ पर। और वो प्यार से उसे ले जाकर के बेड पर बैठाते हैं, और खुद उसके ठीक बगल में आकर के बैठते हुए कहते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो उसे शेयर किया जाता है। अभी तक तुम्हें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला था, मुझे पता है, इसलिए तुम खुद से ये सारी बातें करना सीख ली। पर अब तो मैं तुम्हारे पास हूं ना, अब तो मुझे बता सकती हो। तभी त्रिशा कहती है, आप क्यों मेरे बारे में जानना चाहते? मेरी लाइफ जैसी है, जैसी आपको दिख रही वैसी ही है, मेरे पास और कुछ भी ऐसा नहीं है सीक्रेट जो मैं आपको बताऊं, और इस बारे में आप प्लीज मुझसे कभी बात मत करिएगा। और ये बोलकर वो वहां से उठने की कोशिश करती है, लेकिन जोर से अविराज उसे अपने घेरे में लेते हुए अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहते हैं, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, यहीं पर बैठो, नहीं बताना मत बताओ, लेकिन मेरे साथ बैठो, रोना है तो मेरे सामने रो, कहीं और जाकर के छुप कर रोने की जरूरत नहीं है, परेशान हो रही हो तो मेरे सामने परेशान हो, अगर मुझसे ये सारी बातें छुपाओगी तो फिर किस काम का हस्बैंड हूं मैं? त्रिशा ये सुनकर कहती है, आप ना बहुत बुरे हैं, मुझसे दूर नहीं रह सकते, मैं बनने की कोशिश कर रही थी ना जैसा आपको चाहिए था, आप वो भी बनने नहीं दे रहे, फिर मुझे डांटेंगे आप। अविराज से कहते हैं, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं डांटूंगा, और अगर डांटा ना तो काम करना, तुम मुझे थप्पड़ मार लेना। जैसे ही त्रिशा ये सुनी थी, वो एकदम से अपने चेहरे को हल्का पीछे करती है और फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान होते हुए पूछती है, आपको थप्पड़? नहीं, मैं आपको थप्पड़ क्यों मारूंगी, कभी नहीं मारूंगी। ये सुनते अविराज उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, हक है तुम्हारा, अगर मैं तुम्हें तंग करता हूँ या तुम्हें हर्ट होता है तो मुझे तुरंत थप्पड़ मारोगी, समझ में आ रही बात? कुछ भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे शेयर करो, इससे तुम्हारे माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। त्रिशा सुनकर कहती है, नहीं, मेरा माइंड बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अविराज उससे कहते हैं, तो मैं ठीक करूँगा, और आइंदा से ऐसे बुक लेकर के अगर तुमने बैठना शुरू कर दिया ना तो सारी बुक्स जला दूंगा मैं, और एमबीबीएस की डिग्री तो भाड़ में गई। ये सुनते त्रिशा कहती है, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे घर वालों का सपना है मेरा एमबीबीएस करना। ये सुनते विराज कहते हैं, ताकि तुम उनके कर्ज चुका सको। जैसे ही त्रिशा ने यह सुना था, वो अब एकदम से चुप हो जाती और अब उसे लग रहा था कि वाकई अविराज को क्या इतना कुछ पता है। वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, कौन से कर्जे? कोई कर्जे नहीं हमारे ऊपर, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और हम बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। हाँ, हम बहुत प्रॉस्पेरस हैं, आपको पता है, मेरे सोसाइटी में सब जानते हैं। हाँ, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविराज जी सुनकर कहते हैं, तभी हमेशा चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी तुम्हारे घर से। क्या होता था तुम्हारे साथ त्रिशा? त्रिशा एकदम से खड़े होते हुए कहती है, आप क्यों तंग कर रही हैं मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ भी नहीं बताना है। और ये बोलकर वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जा चुके थे और जोर से दरवाजा बंद करते हुए अब गहरी गहरी सांसें भरना शुरू कर देती है। और इस वक्त वो फूट फूट कर रोना चाह रही थी, लेकिन तभी अविराज जो कि जानते थे कि त्रिशा को इस वक्त अकेलेपन की जरूरत है, मगर इससे ज्यादा उसे जरूरत थी अविराज की। वो बाथरूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि त्रिशा इस वक्त शावर के नीचे है, शायद अपने आंसू को खुद से छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो जाकर के जोर से उसे शावर के नीचे ही हक करते हैं और अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, जितना रोना है रो लो मेरे पास, मैं
हंसू को कभी जज नहीं करूँगा पागल। और ऐसा कैसे सोच लिया तुमने कि अगर तुम मुझे कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तभी त्रिशा अपने चेहरे को उठाकर अविनाश की तरफ देखकर कहती है, मेरी किस्मत में आप नहीं थे, गलती से आ गए, पर ये बहुत खूबसूरत गलती हुई है मेरी जिंदगी की। और ये बोलकर वो अब खुद ही अविनाश के सीने से जाकर लग जाती और जोर जोर से फूट फूट कर रोना शुरू कर दी थी। अविनाश जो कि शावर को इसी तरह से ऑन रखते हैं ताकि त्रिशा को खुद में गिल्ट ना महसूस हो कि वो अविनाश के सीने से इस तरह लग करके रो रही है। आज तक उसने अपनी आवाज को छुपा कर ही तो रखा था और शायद इसी में उसे सुकून मिलता था, अकेले रोना, अकेले खुद से बातें करना, और शायद अकेले उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीने के बारे में सोच लिया था। वो तो मृदुल के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद एक्सीडेंटली उसका अविराज से शादी। त्रिशा को तो लगता था कि अभी भी अविराज ने उससे गलती से ही शादी की है। अविराज को तो जैसे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वो तो सिर्फ अविराज जानते थे और दानिश कि आखिर में त्रिशा से शादी करने का असल रीजन क्या है। इसके बारे में पूरी तरह से तो दानिश को भी नहीं पता था, शिवाय जो कि त्रिशा की जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन पूरा तो जानकारी उन्हें भी कभी अविराज ने नहीं दिया था, क्योंकि वो त्रिशा की पर्सनल लाइफ थी और त्रिशा की पर्सनल लाइफ में वो खुद के अलावा किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे।